प्यारे बच्चों, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें सीबीएसई ने 2021-22 के टर्म 1 के लिए जो सैंपल पेपर इशू किया है उसको यहां डिस्कस किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको ये पता लगेगा कि इस बार टर्म 1 का जो एग्जाम होगा, जो टोटली एमसीक्यू होना है, वो किस तरह से होगा, प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और कितने प्रश्नों का आपको जवाब देना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 15 नवंबर से, जो टर्म 1 के एग्जाम शुरू होंगे बोर्ड के, उसमें सोशल साइंस के पेपर का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल इसी तरह के सैंपल पेपर की तरह होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि खास बातें क्या हैं इसके अंदर। देखो बच्चों, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शन को जितनी अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे, आपके लिए उतनी ही सुविधा होगी समझने में कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 4 सेक्शन। 4 सेक्शन होगा इसमें, सेक्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 सेक्शंस होंगे। और चारों सेक्शन में क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी और आपको कितने करने होंगे ये आप देख लीजिए। सेक्शन ए में कुल 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें किसी 20 का आंसर आपको करना होगा। सेक्शन बी में कुल 22 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 18 आंसर्स करने होंगे। यानी कि सेक्शन ए में भी आप 4 छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आते हो, और सेक्शन बी में भी आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से नहीं आते हो। सेक्शन सी में कुल 12 क्वेश्चन होंगे जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक पैराग्राफ होगा, उसके बेसिस पे 12 क्वेश्चन होंगे। आपको दोनों में से अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस पर केस, यानी कि एक केस में 6 और दूसरे केस में 6 क्वेश्चन होगा, तो कुल 12 हो गए। आपको पहले केस बेस्ड क्वेश्चन में 5 और दूसरे केस बेस्ड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को आंसर करना है, यानी कि दोनों में से आप एक एक छोड़ सकते हैं। और सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी कंटेन्स 2 मैप क्वेश्चंस। सेक्शन डी में 2 मैप क्वेश्चन होगा, और ये टर्म 1 में मैं आपको याद दिला दूं कि टर्म 1 में मैप क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से आएगा, हिस्ट्री से नहीं आएगा। और ये दोनों ही मैप क्वेश्चन कंपलसरी हैं, यहां पर में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स दिए गए हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए अगर आपको नहीं भी आता है कोई चीज, तब भी आप अटेम्प्ट जरूर करें। और ये खास बात आप यहां देख लें कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 40 नंबर अधिकतम मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम सेक्शन ए के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और को इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी आसानी होगी। देखिए, सेक्शन ए में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कुल हैं, इसमें 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। ये 4 नाम आपको दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि एक अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था यंग यूरोप, और इस सोसाइटी की स्थापना बर्न में हुई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी ये आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ये वाला, देखिए, गुसेप मैजिनी। मैजिनी वो व्यक्ति था जिसने की इस सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम है यंग यूरोप, इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 ईस्वी में जो एक्ट ऑफ यूनियन बना था उसका क्या रिजल्ट निकला था। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही ऑप्शन है
ये वाला बी, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन से इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जोल्वेराइन। जोल्वेराइन क्या था ये आपको बेसिकली बताना है, और ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, और सही ऑप्शन है आपका सी। ये एक कस्टम यूनियन था जो जर्मनी में पर्सिया के इनिशिएटिव पर बनाया गया था, तो सी आपका सही उत्तर है। इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से इस वजह से याद कर लें क्योंकि हो सकता है कि टर्म 1 में यहां से भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following countries were involved in 3 wars with Persia and ended with victory and unification of Germany? जर्मनी के एकीकरण के क्रम में पर्सिया को 3 देशों के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी, तो ये कौन से देश थे जिनके साथ ये 3 लड़ाइयां हुई थी, ये आपको बताना है। और देखिए इसका सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 लड़ाइयां पर्सिया को लड़नी पड़ी थी, जिसमें पर्सिया की जीत हुई थी और अंत में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। इतिहास का प्रश्न है, चैप्टर नंबर 1 से है। फ्रीडम ऑफ मार्केट ये कौन सा ऐसा आदर्श था जिसके अंतर्गत मार्केट की स्वतंत्रता, बाजार की स्वतंत्रता की मांग की गई थी, यह प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म या उदारवाद जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत मार्केट की स्वाधीनता या स्वतंत्रता की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट क्रॉप्स एंड द एरिया। तो देखिए यहां पर कुछ क्रॉप दिखाया गया है और उसके साथ ही कुछ एरिया दिखाया गया है। किस एरिया में कौन सा उपज होता है, किस चीज का उपज होता है, ये सही मैच करना है, यानी कि 3 गलत है और 1 सही है, तो एक कौन सा सही है ये आपको चुनना है। तो देखिए सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसमें से सी, यानी कि कॉफी की उपज कर्नाटका में होती है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है। अब यहां पर में देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड व्हाट। यहां आपको फिल इन द ब्लैंक करना है और यहां से सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए कोई भी जमीन जिसको 1 साल से 5 साल तक छोड़ दिया जाता है उसको फॉलो लैंड कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस कन्वेन्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1992। ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, और देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो 1992 में एक समिट बुलाई गई थी उसको अर्थ समिट कहा जाता है, और ये ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहां बुलाया गया था, इसीलिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो अगर आप सिर्फ ये क्लू देख लें कि कौन सा ऐसा रिलीफ फीचर है जो नदियों को हमेशा पानी देता है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका सही उत्तर माउंटेन है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमा रहता है वहां से बर्फ के पिघलने के बाद नदियों में लगातार पानी बना रहता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। मानवीय गतिविधियां, ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है। और ये जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं
आपको क्लियर कट पता लगेगा डिफॉरेस्टेशन इसका उत्तर है। ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम बिना सोचे समझे पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों के काटने के कारण समस्याएं हमारी ज्यादा बढ़ रही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये कि किस देश में बहुल आबादी वाले जनसंख्या के शासन को सर्वोपरि माना गया, और इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका में सिंहला लोगों की संख्या ज्यादा थी और 74% जनसंख्या होने के कारण उन्होंने वहां पर अपना शासन स्थापित किया, और साथ में जो तमिल लोग थे जिनकी जनसंख्या कम थी उनकी समस्याओं को अनदेखा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, सत्ता में साझेदारी क्यों करनी चाहिए, यह आपको बताना है। तो जो ऑप्शंस यहां पर आपको दिए गए हैं उनमें सही उत्तर आपको ये वाला दिखेगा, ए ऑप्शन, रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि एक सत्ता की अगर साझेदारी होती है तो समाज में जो आर्थिक आधार पर या जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे इस तरह के जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाने में मदद मिलता है। इसलिए पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी जरूर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। आइडेंटिफाई द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। देखिए सत्ता को किस तरह से एडजस्ट किया गया था, किस तरह से एकोमोडेट किया गया था बेल्जियम में, यह हम आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां तो क्लियर कट बताया गया है आपको कि वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद एक और गवर्नमेंट है, वो कौन सी गवर्नमेंट है। तो जो ऑप्शंस हैं आपको उनमें से आपको क्लियर पता लगेगा कि इसका सही उत्तर सी है, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट या सामुदायिक सरकार जिसको हम लोग कहते हैं। ये 3 तरह की सरकारें वहां चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आपने 2 तरह के एग्जांपल्स पढ़े हैं कि फेडरेशन कैसे बनता है, एक कमिंग टुगेदर और एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के 3 एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है और 3 एग्जांपल आपके होल्डिंग टुगेदर का भी दिया हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल बताइए, और ये सारे ऑप्शंस हैं, इंडिया, श्रीलंका, यूएसए और बेल्जियम, और इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच ऑफ द व्हाई इज द पावर शेयर्ड अमंगस्ट different organs of government called as horizontal distribution of power। form of power sharing जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि horizontal power sharing होती है। तो horizontal power sharing जो होती है वो क्यों की जाती है, सवाल ये है। तो इसका सही उत्तर है बी, it allows different organs of government to be placed at the same level। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, हम जानते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी, और तीनों बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं क्योंकि तीनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं और तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन। यानी कि ये जो लिस्ट आपको मिली हुई है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें ऐसा कौन सा लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है। तो इसका सही उत्तर है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि ये जो आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि यूनियन लिस्ट के बारे में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य सरकारें बना सकती हैं, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिला हुआ है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे एजुकेशन, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर अंडर 371A
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 371A जो आर्टिकल है, इसके अंतर्गत किस स्टेट को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, और इसका सही उत्तर है नागालैंड। याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 370 जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिला हुआ था, वो खत्म कर दिया गया है। तो आर्टिकल 371 का संबंध जो है वो नागालैंड के साथ है। और अब क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल आपको बताना है, और आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा जमीन से संबंधित काम, लैंड से संबंधित काम होते हैं, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर सी हुआ, यानी कि फार्मिंग या खेती करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल या उससे ऊपर के एज ग्रुप के लोग जितने हैं और वो लिटरेट हैं, यानी कि उनको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, लिखना आता है और साधारण जोड़ घटाव उनको पता है, तो उनको हम क्या कहेंगे? ये ऑप्शंस हैं आपके पास। नेट अटेंडेंस रेशियो कहेंगे, एनरोलमेंट रेट कहेंगे, लिटरेसी रेट कहेंगे, या फिर ड्रॉप आउट रेशियो कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता का दर कहते हैं जब 7 साल या उससे ऊपर के इस ग्रुप के लोग लिटरेट होते हैं, यानी कि साक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। औसत आय की सही परिभाषा क्या है? तो ये देखिए, ऑफ सही परिभाषा कौन सी हो सकती है? जब किसी भी देश के जो उसका टोटल पॉपुलेशन होता है उससे वहां की जो टोटल इनकम होती है उसमें भाग कर दिया जाता है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जितनी इनकम है उसको वहां के पॉपुलेशन से भाग कर दीजिए और आपका उत्तर पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक को बनाते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ये आपको बताना है। और सही उत्तर है इसका हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आपकी आय कितनी है, इन चीजों को ध्यान में रख करके पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। और प्रश्न संख्या 22 देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। आप इसको एक तरह से इवैल्यूएटिव क्वेश्चन या एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चन मान सकते हैं कि ये सेंटेंस दिया हुआ है कि जो प्रदूषण होता है या हमारे पर्यावरण का जो नुकसान होता है वो किसी राष्ट्र या किसी राज्य की सीमा में बंधा हुआ नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस का संबंध किस चीज के साथ हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। क्योंकि सतत विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो आवश्यक रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उनको बचाया जाए, और दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि हमें अपने पर्यावरण की भी रक्षा करनी जरूरत होती है। अगर हम ये कर पाते हैं तभी सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाता है। और अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉल अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो सेक्टर की बात हम लोगों ने पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर है बी, एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एक इंजीनियर या कोई भी पेशेवर जिसको एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब की सारी सुविधाएं मिलती हों, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हुआ यानी कि संगठित क्षेत्र में काम करता हुआ माना जाएगा। और जहां पर में फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, जहां शोषण होता है या दोहन होता है वर्कर्स का, उसको असंगठित या अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत 100 दिन रोजगार सबको मिलनी चाहिए, इस बात की गारंटी है। इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट वुड हैव टू
व्हाट, ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। तो 100 दिन की गारंटी है इसके अंतर्गत। अगर सरकार 100 दिन का नहीं दे पाती है जॉब वर्कर्स को, जो अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं उनको, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि पे दी कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ दीज डेज। अर्थात 100 दिन की गारंटी है। अगर मान लीजिए कि सरकार सिर्फ 50 दिन का जॉब दे पाई, तो रेस्ट जो 50 दिन है उसके बदले में जो भी उसका प्रतिदिन के हिसाब से अलाउंस बनता है, ये उस अनस्किल्ड वर्कर को पे किया जाएगा। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज सेक्शन ए के 24 प्रश्न देखे, जिसमें आपको 20 प्रश्नों के उत्तर करते हैं। अगले वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। ऑल द बेस्ट।